नमस्कार वनिकम। आज आप लोग के बीच करियर प्लानर के इस यूट्यूब चैनल से हम आपके सामने इसलिए प्रस्तुत हुए हैं कि मुझे लगा कि करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको बच्चों के साथ जोड़ने के काम करता है आपके एग्जाम से। तो इसीलिए जो एग्जाम इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और ये जो पोर्शन है वो ना छूटे, इसके लिए मैं आपके समक्ष जो है पर डे 15 मिनट का एक सेशन लेकर आ रहा हूं। और आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हर दिन आपको 15 मिनट का ये सेशन रात के 9 बजे स्ट्रीम थ्रू वीडियो के रूप में आपके मोबाइल पर आ जाएगा। आप यूट्यूब के चैनल पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 77th रिपब्लिक डे 2026। मतलब जो सवाल ये कह रहा है कि हर साल की भांति 2026 जो हमारे देश का गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो 26 जनवरी 2026 जो हम लोग गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे, उस तिथि को हमारे देश का चीफ गेस्ट कौन होने जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो आपको बताना है। हालांकि इसका आंसर जो है बड़ा ही टिपिकल है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो लोगों को जो है चीफ गेस्ट के रूप में एक ही यूनियन से बुलाया जा रहा है और इसका नाम है यूरोपियन यूनियन के हैं और इनका आंसर है उर्सुला वॉन डर लेyen और एक है एंटोनियो कोस्टा। इसका मतलब है इसका आंसर जो है बोथ ए एंड बी दोनों होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों को इस बार जो है हमारे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पर चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जा रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि इस बार का जो रिपब्लिक डे है वो 77th एडिशन है। ये भी याद रखिएगा कि इस बार का रिपब्लिक डे जो है वो 77th एडिशन है और इस बार हमारे देश में दो लोगों को बुलाया है, जिसमें से एक जो है ये जिनका नाम है उर्सुला वॉन डर लेyen, ये यूरोपियन यूनियन का नाम आपने सुन रखा होगा, उसके ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन के। और जो एंटोनिया कोस्टा हैं ये यूरोपियन काउंसिल के हेड हैं, माने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। और ये यूरोपियन यूनियन बोलिए या यूरोपियन कमीशन बोलिए, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, और इनके प्रेसिडेंट हैं। और इन दोनों को जो है अभी 26 जनवरी 2026 के तौर पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है, जो इस बार के 26 जनवरी 2026 में ये चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। और आपको पता है कि हर साल की भांति विजय पथ, जिसको आप लोग कर्तव्य पथ, अब विजय पथ का नाम हो गया कर्तव्य पथ, जहां पर पैरेड होता है वहीं पर ये हमारा जो है इनका अतिथि के रूप में स्वागत किया जाएगा। खैर, इस बार का जो 26 जनवरी 2026 का जो गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे है, इसका थीम क्या रखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम कोई भी चीज सेलिब्रेट करते हैं तो उसका थीम रखा जाता है याद करने के लिए। तो याद रखिएगा इस बार का जो थीम है, इसका अगर थीम की बात करें तो याद रखिएगा, थीम मैं बोल भी देता हूं, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि लिखने में बहुत टाइम की होगा, तो इससे अच्छा मैं बोल देता हूं, आप उसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। और इस बार का जो थीम रखा गया है उसका आंसर है वंदे मातरम एंड आत्मनिर्भर भारत। अब सवाल यह है कि इस बार का थीम वंदे मातरम क्यों रखा गया। वंदे मातरम इसलिए रखा गया क्योंकि इस साल वंदे मातरम का 150 साल हमने पूरा किया है, 150 ईयर्स हमने सेलिब्रेट किया है वंदे मातरम का। क्योंकि आपको पता होगा कि वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक जो रचना है, उनकी नॉवेल जो है आनंद मठ, वहीं से लिया गया है। और ये जो आपका नेशनल सॉन्ग के रूप में 24 जनवरी 1950 को इसको संविधान में अडॉप्ट किया गया था, आपको यह भी पता होगा। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में सबसे पहला नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया गया था। हालांकि हम नेशनल एंथम की बात करें तो राष्ट्रगान की बात करते हैं जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग की बात करें तो वंदे मातरम की बात करते हैं। और वंदे मातरम सबसे पहली बार जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1882 में आनंद मठ में जो है, आनंद मठ जो उनकी रचना है उनमें संस्कृत में उन्होंने इसकी चर्चा की थी। और पहली बार इसी नेशनल सॉन्ग को रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था कलकत्ता में 1896 में पहली बार उसको गाया था। और उसी को फिर बाद में 24 जनवरी 1950 में नेशनल सॉन्ग के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया। अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत, इसका दो थीम था। इस 26 जनवरी 2026 का जो थीम है वो एक तो क्या था, वंदे मातरम, और एक था आत्मनिर्भर भारत। क्यों? क्योंकि इस बार पहली बार हमारे देश के इस पैरेड में जो है हमारे देश के स्ट्रेंथ को दिखाया जा रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डेब्यूट ऑफ इंडियाज लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है इस बार के पैरेड में, जिसका नाम मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पोटेंशियल डेब्यूट। पहली बार यह भारत में यह लॉन्च हो रहा है पैरेड में, जिसका नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। इंडिया का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को पैरेड में शामिल कर रहा है। यह भारत की ताकत को दिखा रहा है कि भारत कैसे अपने आप को सेल्फ रिलायंट के रूप की दिशा में लेके जा रहा है। क्योंकि हम अगर देखा
तहत हम अमृत काल के महोत्सव को जी रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को हम साकार करते हुए दिख रहे हैं और 2047 तक हमें हमारे देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत और हमारे इस जो है अमृत काल के महोत्सव को एंजॉय करते हुए बिताना है। चलिए, और इसी साथ हम एक और चीज यहां पे बताना चाहते हैं कि इसके बाद का जो क्वेश्चन वो और भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्वेश्चन है कि रिसेंटली इन न्यू ईयर ब्रिक्स समिट 2026 जो है वो कौन सा देश होस्ट कर रहा है। तो कौन सा देश होस्ट कर रहा है, इसका आंसर आपको शायद जैसे ही आपने सवाल देखा होगा आपको याद आ गया होगा। मैंने क्लासरूम के सेशन में भी इस चीज का चर्चा किया है। तो ब्रिक्स जो है, ये जो ब्रिक्स आप देख रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा, अगर हम ब्रिक्स 2025 की बात करें तो 2025 में इसको होस्ट किया था ब्राजील ने। किसने होस्ट किया था? ब्राजील। और वह 17th सेशन था, एडिशन था, 17वां एडिशन था। याद रखिएगा, एडिशन कैमा था तो 17वां, 1717। और इस बार का जो है 2026 में वो 18वां एडिशन है जो होस्ट किया है इंडिया ने। कौन होस्ट किया है? इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, जबकि 2025 में किया था ब्राजील ने। 2025 में किसने किया था? तो ब्राजील ने किया था। इस बात को याद रखिएगा, और मैं जो बात बोलते जा इसको पॉइंट में, की पॉइंट्स में लिखते चले जाइएगा। हालांकि अगर आप ब्रिक्स की बात करते हैं तो पहले इसका नाम ब्रिक था, BRIC, और ब्रिक का मतलब था 4 देश, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। हालांकि मैं आपको ब्रिक की बात करूं तो ब्रिक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ब्रिक जो है वो 90 माने जो ब्रिक जो है वो 2009 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, और पहला समिट जो है वो रसिया में होस्ट किया था। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में जो 2010 का जो समिट हुआ था और जोहान्सबर्ग में हुआ था साउथ अफ्रीका में, और उसी साल इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा भी गया था। मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। क्या है? उसकी राजधानी प्रिटोरिया है, लेकिन ये जो होस्ट हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था 2010 में। वहां पे साउथ अफ्रीका को नए मेंबर के रूप में जोड़ा गया था, और इसके साथ ही ब्रिक्स में टोटल मेंबर जो हो जाते हैं उस समय 5 थे। फिर बाद में जाके 2024 में 4 नए देश और जोड़ दिए जाते हैं। हालांकि बात 5 देश की होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला ईरान, दूसरा इजिप्ट जिसको हम लोग मिस्र भी बोलते हैं, तीसरा इथोपिया, चौथा है यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसके साथ एक देश और था जिसका नाम था अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह भी क्वेश्चन IBPS PO के प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है 2024 के एग्जाम में कि कौन सा देश ब्रिक्स सम्मेलन से, ब्रिक्स मेंबर बनने से अपना नाम वापस ले लिया, तो वह देश का नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। याद रखिएगा, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। याद रखिएगा, आप इसको लिख भी सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी 2025 में जो इसका मीटिंग हुआ, जो इसका एडिशन था, जिसमें 17th एडिशन, 17वां एडिशन था, इस एडिशन में इंडोनेशिया एक नया मेंबर बन गया। आई रिपीट कि इसका नया मेंबर और कौन बन गया? इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स में अभी एक नया मेंबर जुड़ गया। कौन? इंडोनेशिया। कौन जुड़ गया है? इंडोनेशिया। याद रखिएगा। और 2025 का जो समिट था, सम्मेलन था, वो ब्राजील में होस्ट हुआ था, और 2026 का जो सेशन है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। याद रखिएगा, इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस। क्या है? विश्व हिंदी दिवस। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ल्ड हिंदी डे इन एनुअली सेलिब्रेट ऑन विच डेट। किस तिथि को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाते हैं? बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे उन क्वेश्चनों में गलती कर जाते हैं जिसका डेट दो डेट में सिमिलरली वो अलाइ करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बड़ा करीबी मामला होता है, तो जब क्वेश्चन बहुत इजी हो उसको ध्यान से सुन करके, समझ करके लिखने की जरूरत होती है, उसका आंसर करने की जरूरत होती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है, ना कि नेशनल हिंदी डे। तो नेशनल हिंदी डे का अलग दिवस है और वर्ल्ड हिंदी डे का अलग दिवस है। तो 10 जनवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 जनवरी को हम लोग हर साल जो है वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी 1975 को इंडिया पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था, और उस समय उसको लीड कर रही थी, उसकी अगुवाई कर रही थी, जिसको बोल सकते हैं लीडिंग बाय या हिडेड बाय PM जो उस समय थी हमारे देश की इंदिरा गांधी। उन्हीं की अध्यक्षता में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन भारत में 10 जनवरी 1975 को किया गया था। लेकिन पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया मनाने का 2006 से। आई रिपीट, विश्व हिंदी दिवस मनाने की जो प्रथा बनाई गई, जो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया, वो किया गया 2006 से, 2006 से। लेकिन पहली बार भारत ने इसको सेलिब्रेट कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था 10 जनवरी 1975 को, और उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की
पीएम थी। और आपको पता है इंदिरा गांधी के समय में ही इमरजेंसी लगा था 25 जून 1975 को। आपको पता है इंदिरा गांधी के समय में ही भारत के 6 बैंकों का सेकेंड टाइम एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जबकि पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सेकेंड बार जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था वो 6th 5 ईयर प्लान में हुआ था। पहली बार 14 बैंक थे, सेकेंड टाइम 6 बैंक थे। पहले बार बैंकों की पूंजी 50 करोड़ थी, दूसरे बार बैंकों की पूंजी 200 करोड़ थी। तो ये सब आपको शायद याद होगा, और शायद ये भी याद होगा कि इसी इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा गया था, और इसी इंदिरा गांधी को यह भी कहा गया था कि कांग्रेस सिंडिकेट की गूंगी गुड़िया किसको कहा जाता है, तो उसका भी आंसर था इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को ही भारत की प्रिय दर्शनी भी कहा गया है, तो यह भी याद रखिएगा। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी जाती उनके बॉडीगार्ड के द्वारा, याद रखिएगा। अब सवाल यह है कि विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या होगा। जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया उसका थीम क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, अभी तक किसी भी प्रकार का थीम अनाउंस्ड नहीं है। याद रखिएगा, हिंदी किसी विश्व हिंदी दिवस का, वर्ल्ड हिंदी डे का कोई भी थीम अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं हुआ। अब सवाल एक और आता है कि सर इंडियन गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ा प्रयास कर रही है कि यूएनओ में 7वीं भाषा के रूप में हिंदी को भी शामिल किया जा सके, इसका प्रयास रत्न है। हालांकि अभी तक यूएनओ में 6 भाषाओं को शामिल किया गया, जिनमें से एक नाम है आपका, जिसका एक नाम है इंग्लिश, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है स्पेनिश, चौथा है चाइनीज की भाषा मंदारी, जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में से भी एक है मंदारी। उसके बाद एक है अरबी, और लास्ट है रसिया। तो जो रूसी भाषा जो है, अरबी भाषा जो है, स्पेनिश भाषा है, फ्रेंच है, उसके बाद इंग्लिश है, और एक मैंने आपको बोला था चाइनीज। ये 6 भाषाएं अब तक यूएनओ में शामिल है, और भारत सरकार प्रयासरत है कि हिंदी को भी शामिल किया जा सके। हालांकि आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, भारत में 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं, उनमें से आपको पता है 8वीं अनुसूची में हिंदी को भी शामिल किया गया। 343 क्लॉज 1 आर्टिकल के तहत भाषा के रूप में हिंदी को भी शामिल किया गया, लेकिन याद रखिएगा एक प्रमोटिंग लैंग्वेज के तौर पे किया गया, ना कि आप इसको एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में या स्टेट लैंग्वेज के रूप में आप इसको मान सकते हैं। ऐसा स्टेट लैंग्वेज नहीं मानना है, ना ही नेशनल लैंग्वेज मानना है। आप इसको 22 भाषाओं में प्रमोटिंग लैंग्वेज के रूप में मान सकते हैं, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में है। और आपको पता है आर्टिकल 351 ये बात भी कहता है कि जो आपका भाषा है, हिंदी है, जो भी 22 भाषा है, उनको हर राज्य की जिम्मेदारी है कि उसको प्रमोट करना। तो ये भी याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 इज होस्टेड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट की 2026 की मेजबानी कर रहा है। तो यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं इतना आपको क्लू करता हूं, शायद आपको याद है, मैं तो आंसर बता ही दूंगा। इसका ये जो इनॉग्रेशन है वो वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उनके साथ हमारे उस राज्य के सीएम भी थे। मैं जैसे ही नाम बोलूंगा शायद आपको याद आ जाएगा, योगी आदित्यनाथ। तो याद है कि माननीय योगी आदित्यनाथ, लेकिन इनॉग्रेटेड किया गया वर्चुअली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी यूपी में। तो वाराणसी इसका आंसर होगा, जगह का नाम होगा, और स्टेट है यूपी। आपसे पूछा गया कौन सा स्टेट है, तो आंसर हो जाएगा आपका यूपी। अगर हम बात करें, मैं जो भी बोलता जा रहा हूं प्लीज उसको टू द पॉइंट आप अपने नोट्स में लिखते चले जाएगा। मैं इसके पीछे रीजन है, मैं चाहूं तो लिख भी सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको पॉज करके सुने, वरना बच्चे क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते, लिखना नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से भी थोड़ा मेहनत करें। याद रखिएगा, ईमानदार मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो कभी बेईमान साबित नहीं होती है। खैर, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये कैम्मा एडिशन है, तो ये 72nd एडिशन है, 72वां एडिशन है इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। वेन्यू क्या है, तो वाराणसी का यूपी, और वहां का एक स्टेडियम है जिसका नाम है संपूर्ण आनंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो वाराणसी में है। और यह शेड्यूल्ड है 4 जनवरी से लेके 11 जनवरी 2026 तक, जो अभी कल तक चलेगा, मतलब आपके 11 जनवरी तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर गेम का कोई न कोई मैस्कॉट रखा जाता है, जिसको बोलते हैं शुभंकर। हर खेल के शुभारंभ में एक शुभंकर दिया जाता है, जिसको मैस्कॉट्स बोलते हैं, और इसका मैस्कॉट 2 है। याद रखिएगा, एक का नाम है नंदू। क्या नाम है? नंदू। और नंदू कहा गया किसको, तो नंदी बुल को। बुल, नंदी बुल, महादेव के जो बुल है उसको नंदू, उसका नाम है नंदी बुल। और एक का नाम है नीरा। क्या नाम है? नीरा।
और गंगा रिवर के डॉल्फिन को नाम दिया गया नीरा। तो नंदू और नीरा इसके दो मैस्कोट हैं, जिसमें से नंदू जो है वह किसको डिफाइन कर रहा है, तो वह डिफाइन कर रहा है नंदी बुल को, और नीरा जो है वो आपका किसको डिफाइन कर रहा है, तो वो डिफाइन कर रहा है आपके गंगा रिवर के डॉल्फिन को। टोटल टीम जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो 58 टीम होंगे। टोटल प्लेयर्स जो होंगे वो 1000 से ऊपर प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि वॉलीबॉल में टोटल एक टीम में 6 प्लेयर, दूसरे टीम में 6, मतलब एक कोर्ट में टोटल 12 प्लेयर होते हैं, जिसमें से एक टीम में 6 और एक टीम में 6। और ये जो राउंड द क्लॉक वाइज में ये मूवमेंट होता है, राउंड द क्लॉक, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो देखते हैं। और एक क्वेश्चन छोटा सा सेशन मैंने रखा है ताकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं, और इसके बाद जो है एक लंबे तौर पे हम लोग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम लोग 25 मिनट का 30 मिनट का वीडियो लाएंगे आपके करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक के लिए, आपके बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड हर तरीके का न्यूज आपको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिसेंट विच कंट्रीज एसोसिएट विद इंडिया इन मिशन अंटार्कटिका मैत्री 2। या क्वेश्चन कर रहा है कि हाल में हुए मिशन अंटार्कटिका मैत्री 2 जो भारत का अंटार्कटिका मिशन है में भारत के साथ किस देश का संबंध है, कौन सा देश इसमें पार्टिसिपेट एसोसिएट हुआ है। तो याद रखिए बड़ा ही अच्छा आंसर है। आपको पता है कि हमारे अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, 3 जो है रिसर्च स्टेशन है, जिनमें से सबसे पहला का नाम जो था वो था आपका पहला का नाम था गंगोत्री, शायद ये था, यस गंगोत्री था पहला का नाम, और दूसरा का नाम दक्षिण गंगोत्री पहले का नाम था, और दूसरा का नाम था मैत्री, और तीसरा का नाम है भारती। तो इसका याद रखिएगा, तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो 1983 और 84 में सेटअप किया गया था, लेकिन काम करना शुरू किया था एक ऑफिशियल तरीके से, ऑपरेशनल जो हुआ था वो 1984 में हुआ था। दक्षिण गंगोत्री नाम था उसका। पहला आपका जो अनुसंधान केंद्र था, रिसर्च सेंटर था अंटार्कटिका महादेश में जो अपना भारत के द्वारा, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। 1984 में ऑपरेशनल हुआ था और बंद हुआ था 1990 में। और उसके बाद था मैत्री। मैत्री भी एक ये है आपका सेंटर है अंटार्कटिका में, और वो जो है मैत्री वो 1989 में सेटअप हुआ था। और तीसरा है भारती जो थर्ड है, और वो कमीशन हुआ था आपका 2012 में। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, मैत्री स्टेशन का नाम चेंज हो जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा मैत्री 2 में। और ये मैत्री 2 जो है वो मैत्री 2 जो है ये काम मैंने पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा 2029 से, 2029 से। और भारत के साथ अगर कोई देश एसोसिएट हुआ है इस मिशन में तो उसका नाम है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, आबू धाबी इसकी राजधानी। यस और नो। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया, तो मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई है वह सारी चीजें आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को आपको सुनना है। पहली बार 2 काम करना है, एक तो वीडियो को सुनना है, दूसरी बार क्या करना, सुनते भी जाना और उसको पॉइंट आउट करके तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। मैं फिर क्लास में आपकी कॉपी भी चेक करूंगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर करंट्स को लिखने की जो है आदत, जो है हैबिट है, वो आपके अंदर डेवलप होगी। तो मेरा मेन आज का मकसद था आपको एक तरह से बताना कि हम लोग इस तरह से करंट अफेयर्स बृहद पैमाने पर भी पढ़ेंगे। कम से कम 20 से 25 मिनट का सेशन हर दिन हम लाएंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही कहते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। हैव अ गुड नाइट और स्वीट ड्रीम।